बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का टॉपिक जो है वो शुरू किया था और उसमें जो है हमने उस समय की क्या शिक्षा प्रणाली एथेंस और स्पार्टा में चल रही थी इसका अध्ययन किया और प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में बताया था। आज जो है हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं उन पे चर्चा करेंगे और कल जो है इसकी आलोचना करके और टॉपिक जो है वो कल शिक्षा सिद्धांत का ख़त्म हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा कल वाले टॉपिक पे एक बार ब्रीफली नज़र मार लेते हैं कि क्या था। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताया था। तो प्लेटो जो है वो शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट मानता था आदर्श राज्य में, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था भी राजा बड़ा विद्वान और गुणी होना चाहिए किसी भी राज्य के अंदर, तभी वहाँ की प्रजा जो है वो सुखी रह पाएगी। इसलिए जो है उसने कहा भी राजा विद्वान कैसे बने, इसके लिए उसने क्या किया, एजुकेशन की व्यवस्था की थी। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियाँ जो मैंने कल बताया इसका उसने अध्ययन किया और दोनों को जो है ना मिक्स करके जो उसे बढ़िया लगा वो जो है इसने अपनी शिक्षा योजना में डाल दिया। दो तरीके से इसने अपनी शिक्षा योजना को बांटा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा होती थी और उसके बाद 20 से 35 साल तक उच्च शिक्षा होती थी। इसमें जो क्लियर हो जाते थे उसके बाद 15 साल तक उन लोगों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, जगह जगह राज्यों में घूम के इधर उधर सारे अनुभव लेने हर तरीके के, ताकि व्यवहार में जो अनुभव लिए जाते हैं वो स्थायी होते हैं और व्यक्ति को ज्ञान होता है कि हाँ कैसी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है। तो जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद 50 साल के बाद में जो आदमी परफेक्ट निकलता था वो शासक वर्ग में जाता था। ये इसकी जो है शिक्षा पद्धति पे जो हमने कल चर्चा की थी ब्रीफली, तो ये इसमें था शिक्षा सिद्धांत क्या था। आज जो हैं इसकी पढ़नी है हमें विशेषताएं, क्या इसके शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं हैं। देखो सबसे पहले जो है इसका पॉइंट नंबर 1 है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। देखो जैसे मैंने बताया था कि वहाँ एथेंस वगैरह में क्या था, शिक्षा परिवार का कर्तव्य होती थी कि फैमिली जो है ना वो एजुकेशन देगी बच्चों को। राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं था और ना ही राज्य का शिक्षा पे नियंत्रण था, अभी कैसी शिक्षा देनी है कैसी नहीं ये परिवार जाने। राज्य किसी प्रकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन प्लेटो ने जो है इस शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में ले आया प्लेटो, और प्लेटो ने कहा कि राज्य जो है वो अपने नियंत्रण में शिक्षा दे। तो इस प्रकार प्लेटो के द्वारा राज्य नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा, प्लेटो ने कहा कि राज्य जो है अनिवार्य शिक्षा मतलब एजुकेशन सबको मिलेगी। जैसे मैंने बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो सभी के लिए अनिवार्य थी, तो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी और शिक्षा कैसी होगी, राज्य द्वारा नियंत्रित होगी। और जो शासक वर्ग है ना, प्लेटो मानता था कि शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से ही नागरिकों में उनका करैक्टर सुधार सकता है, उनके में कर्तव्यों के प्रति उनमें भावना जो है ना वो जागृत कर सकता है। क्योंकि देखो ये बात आज भी इस समय में भी बिल्कुल सही साबित होती है भाई, अगर कहीं भी व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास करना है तो शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो अपने कर्तव्यों को भी भली भांति समझते हैं, उनका चरित्र जो है उसका भी उच्च निर्माण होता है शिक्षा के माध्यम से। व्यक्ति सही रास्ते पकड़ता है, उसे सही रास्ते गलत रास्ते का ज्ञान हो जाता है। तो क्या है, एजुकेशन के माध्यम से ही व्यक्ति में अच्छे गुणों का, अपने कर्तव्यों का विकास होता है। इस पर प्लेटो भी कहता है कि जो एजुकेशन है वो अनिवार्य हो और राज्य के द्वारा नियंत्रित हो, जिससे व्यक्तियों में क्या, उसका नागरिकों में कर्तव्यों के प्रति भावना पैदा हो, उनके चरित्र का निर्माण अच्छा हो, अच्छा उनका करैक्टर हो। सेबाइन कहता था, सेबाइन एक विद्वान था, उसने कहा कि प्लेटो की शिक्षा जो है वो मानव प्रवृत्ति में सुधार करके एकतापूर्ण राज्य का निर्माण करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयत्न है। कि प्लेटो की शिक्षा जो है वो मानव की प्रवृत्ति, नेचर में सुधार करती है, राज्य में एकता स्थापित करती है। इस दिशा में, राज्य की एकता स्थापित करने की दिशा में शिक्षा जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्लेटो का प्रयत्न था।
क्यों कि जब राज्य के नागरिक चरित्रवान होंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, तो राज्य में क्या है, एकता भी बनी रहेगी। तो राज्य की एकता किसके माध्यम से स्थापित हो रही है, एजुकेशन के माध्यम से। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपने राज्य में राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा अनिवार्य और नियंत्रित शिक्षा की जो है ना व्यवस्था स्थापित की थी। पॉइंट नंबर 2 है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। देखो प्लेटो जो है वो अपनी एजुकेशन के माध्यम से मनुष्यों का संपूर्ण सर्वांगीण यानी हर एक क्षेत्र में विकास करना चाहता था। इसीलिए जो है ना उसने क्या किया, अपनी शिक्षा को 2 भागों में बांटा था। जैसे प्रारंभिक शिक्षा जो थी 6 से 20 साल तक की थी, और इसमें जो है इसने संगीत, व्यायाम इन पे ज़्यादा बल दिया था। और उसके बाद जो है उच्च शिक्षा जो थी वो 20 से 35 वर्ष की थी। इसके अंदर जो है उसने जो है गणित का, नीति शास्त्र का, ज्योतिष का, दर्शन शास्त्र का, इन चीज़ों का अध्ययन जो है ना वो शामिल किया था। तो मनुष्य को वो हर क्षेत्र के अंदर परफेक्ट बना देना चाहता था। कसरत करके वो शरीर से भी उसको मजबूत बनाना चाहता था। संगीत, साहित्य, बढ़िया साहित्य के माध्यम से उसके मन को भी मन को भी बढ़िया मजबूत बनाना चाहता था। और इसकी गणित की, दर्शन शास्त्र की, तर्क की, नीतियों की, इन चीज़ों की एजुकेशन देके उसको तर्क शास्त्र में भी विद्वान बनाना चाहता था कि व्यक्ति का जो है ना वो कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे, व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर कमज़ोर ना रहे। तो ये इसका एक बढ़िया कदम था कि शिक्षा का मतलब क्या है कि मनुष्य का हर एक ज्ञान, हर तरफ मनुष्य जो है ना हर क्षेत्र में मनुष्य जो है ज्ञान प्राप्त कर ले। तो ऐसा ही प्लेटो का प्लान था। प्लेटो की योजना जो है वो मनुष्य के सर्वांगीण विकास की थी। ये मनुष्य का संपूर्ण विकास होना चाहिए, उसके हर क्षेत्र का। उसे गणित भी आनी चाहिए तो उसे साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए। संगीत भी उसके मन के लिए ज़रूरी है कि संगीत जो है मन को स्थिर बनाता है व्यक्ति के। तो अब जैसे कई बार हम परेशान हो जाते हैं या किसी समस्या को लेकर ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, तो संगीत सुनने से मन को बड़ी शांति मिलती है, अच्छा संगीत सुनने से। तो इस प्रकार उसने जो है ना प्लेटो ने मनुष्य के किसी भी कोने को नहीं छोड़ा। हर क्षेत्र के अंदर उसने एजुकेशन की इस तरीके से व्यवस्था की कि मनुष्य का इसमें जो है सर्वांगीण विकास संभव हो पाता था। मनुष्य के हर क्षेत्र में विकास जो है ना वो संभव हो पाता था। पॉइंट नंबर 3 है शिक्षा योजना में न्याय को स्थान। देखो न्याय वाला प्रश्न जो है मैंने पहले बताया था कि मनुष्य क्या है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, वही प्लेटो का न्याय था। और यही बात जो है ये शिक्षा के माध्यम से स्थापित करना चाहता था। शिक्षा के माध्यम ने भी इसने बता दिया कि जो है इसने एजुकेशन के माध्यम से बताता गया अभी इतने जो लोग हैं वो ये कार्य करेंगे, इससे ऊपर वाले ये कार्य करेंगे, इससे ऊपर वाले ये कार्य करेंगे। और इसके माध्यम से जो है वो शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में कर्तव्यों का विकास भी करता है। इससे पहले वाले पॉइंट में बताया कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में कि मनुष्य में ये भावना प्रेरित होती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। और यही न्याय में उसने बताया था कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे, दूसरे के कार्य में बाधा न डाले। और शिक्षा योजना का भी मेन उद्देश्य ये था कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वांगीण विकास करके उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार जो है शिक्षा योजना में प्लेटो ने अपने न्याय को भी स्थान दिया है, लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति बड़ा जागरूक किया है और अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी दी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है महिला और पुरुष के लिए समान शिक्षा। देखो ये एक बहुत ही बढ़िया बात थी प्लेटो वाली शिक्षा पद्धति के अंदर, क्योंकि देखो प्लेटो तो था 428 ईस्वी पूर्व इसका जन्म हुआ था और 347 ईसा पूर्व ये इसकी मृत्यु हो गई थी। देखो उस टाइम के अंदर भी इसकी सोच इतनी बढ़िया थी कि इसने महिला और पुरुष में एजुकेशन के नाम पर भेदभाव नहीं किया था। लेकिन अब देखो उसके बाद में हम देखते हैं कि एजुकेशन के नाम पे महिला पुरुषों के साथ कितना भेदभाव होता था। आज से कोई 60 70 50 60 साल पहले ही चले जाएं तो हम देख लेते हैं कि महिलाओं को एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, पुरुष को ही एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार होता था। और घर पे जो है वो महिलाओं को घर के काम ही सौंप दिए जाते थे।
स्कूल में उन्हें भेजा ही नहीं जाता था। आप देखिए आज के समय के अंदर बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बैकवर्ड्स एरिया हैं बहुत, वहाँ आज भी ये कहीं ना कहीं पाया जाता है कि महिलाओं को एजुकेशन में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। तो ये प्लेटो के शासन में, प्लेटो की शिक्षा पद्धति में ये सबसे बढ़िया चीज़ डाली थी। उसने महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है वो शिक्षा की व्यवस्था की थी। एथेंस जो था, यहाँ से इसने ये बात उठाई, मतलब एज इट इज़ नहीं, एथेंस में क्या था कि पुरुषों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी केवल। तो यहाँ से इसने उठाया अभी पुरुषों को केवलों को शिक्षा क्यों दे रहे हो। इसने एथेंस की शिक्षा पद्धति में सुधार किया। एथेंस में इसने एथेंस और स्पार्टा दो की शिक्षा पद्धतियाँ देखी और उसी के आधार से अपना जो है ना वो शिक्षा का सिद्धांत जो है ना इसने प्रतिपादित कर दिया था। तो एथेंस की शिक्षा पद्धति में इसने देखा कि वहाँ जो है वो केवल पुरुषों को शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है। तो इसने क्या किया कि यहाँ महिला उनको भी शिक्षा पद्धति में बराबर का योगदान दिलाया और स्त्री व पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की। देखो ये क्या कहता था, ये कहता था ये जो घर है ना, घर, ये कहता कि महिला के लिए, महिला की जो सारा जीवन है ना उसका चौके चूल्हे में ही बर्बाद हो जाता है, इसलिए उसको घर से बाहर निकलना चाहिए और घर से बाहर निकल के राज्य के कार्यों में उसको योगदान देना चाहिए। एक उदाहरण से वो बताता था कि जिस प्रकार डॉग होते हैं उसमें कुतिया जो है वो अपने बच्चों का ध्यान कुत्तों के बराबर अच्छी तरीके से रख सकती है, तो क्या इधर महिला पुरुषों में पुरुष जो काम करते हैं वो क्या महिला वैसा कार्य नहीं कर सकती। और देखिए आज इस सोच में कितना फ़र्क भी आ गया है, महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो ये सोच प्लेटो ने 428 ईसा पूर्व ही पैदा कर दी कि महिला जब, पुरुष जब जैसा काम कर सकता है, जानवरों में जब फीमेल मेल बराबर काम कर सकते हैं, तो क्या यहाँ महिला और पुरुष बराबर काम नहीं कर सकते। महिलाओं को भी उसने राज्य में कई कार्यों में भाग लेने का अधिकार दिया था। तो इसके लिए उससे पहले उसने एजुकेशन की व्यवस्था की, पहले इनको एजुकेटेड तो करो। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए इसने समान शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की थी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था प्लेटो की शिक्षा पद्धति में। पॉइंट नंबर 5 है शिक्षा में नैतिकता का समावेश। देखो एजुकेशन की व्यवस्था इसने सबसे की सारी कर दी थी, लेकिन इसने धार्मिक और नैतिकता का इसने बड़ा समावेश किया था, क्योंकि इसने कहा कि साहित्य पढ़ो और कुछ भी जो है एजुकेशन में आप पढ़ते हो उसमें कहीं भी गलत अश्लील साहित्य और ऐसा साहित्य जो व्यक्ति के मन को भ्रमित करे या व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाए, उस साहित्य पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसने सिर्फ बढ़िया बातों को ही समावेश किया था, यानी नैतिक बातें, जो अच्छी बातें जो मनुष्य के जीवन को उच्च स्तर पर ले जाए, उसके चरित्र को बढ़िया करे, उसको अच्छा व्यक्ति बनाए। तो ऐसी शिक्षा, ऐसे ही साहित्य का उसने पढ़ने की जो है ना वो इजाज़त दी थी। ऐसी किताबें, ऐसे समाचार पत्र, ऐसे साहित्य, ऐसी चीज़ों को पढ़ो जो आपके जीवन में चरित्र निर्माण में आपके जो है सहायक हो और आपके जीवन को उच्च स्तर पर ले जाए। और बाकी अगर कोई भी गलत साहित्य और गलत ऐसी चीज़ें जो मनुष्य को भ्रमित करें, प्लेटो ने उन पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था कि ऐसा राज्य के अंदर कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्लेटो ने शिक्षा में नैतिकता का समावेश किया था और नैतिकता के माध्यम से लोगों में ये जो है उनके जीवन चरित्र को उच्च उठाना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है शिक्षा को दो भागों में बांटना मनोवैज्ञानिक सम्मत। ये कहते हैं, इसमें बताया गया है कि प्लेटो ने एजुकेशन को दो भागों में बांटा था, एक प्राइमरी और एक हायर, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो ये कहता कि मनोवैज्ञानिक कारण भी है ये कि देखो इसने बताया कि पहले बच्चों की कल्पना शुरू की 6 से 20 साल में कल्पना शक्ति ज़्यादा हावी होती है, तो इसके माध्यम से उसने उस तरह की एजुकेशन को स्थापित किया। और बाद में तर्क प्रधान हो जाता है, तो तर्क के हिसाब से इसने ज्यामिति की, इनकी गणित की, दर्शन शास्त्र की शिक्षा देना जो है ना वो उचित समझा। तो एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बिल्कुल बात सही है कि पहले कल्पना शक्ति का विस्तार होता है तो फिर उस हिसाब से एजुकेशन दो। आजकल भी देखो बच्चों को उसी हिसाब से एजुकेशन दी जाती है। तो प्लेटो ने उस समय भी इसको दो भागों में बांट के और मनोवैज्ञानिक धारणा का एक प्रतिपादन किया कि मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिस तरीके से स्थितियां हैं उस तरीके की एजुकेशन दी जाए। तो प्रारंभिक शिक्षा में इसने कल्पना को प्रधान मानकर और प्रारंभिक रूप से जो है ना उसने व्यायाम और संगीत, कल्पना ज़्यादा होती है इस हिसाब से उसने व्यायाम और संगीत
जो है इनकी एजुकेशन पे बल दिया। और उच्च शिक्षा में उसने जब तर्क प्रदान हो जाता है तो गणित है, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्यामिति, इनकी जो है एजुकेशन पे बल दिया था। तो इसने जो शिक्षा को दो भागों में बांटा था ये मनोवैज्ञानिक आधार पर भी बिल्कुल उचित था। और लास्ट पॉइंट है, शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए ये तो आज भी बात वैसी की वैसी जो है वो चरितार्थ या सही साबित होती है, क्योंकि देखो शिक्षा जो है ना वो जीवन भर चलने वाली चीज़ है। शिक्षा कोई ये नहीं है कि अपनी जो किताब से पढ़ ली वही शिक्षा है। शिक्षा हर तरीके से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो शिक्षा ही है। तो प्लेटो भी है शिक्षा को कोई थोड़ा कार्य, अल्पकालिक कार्य नहीं मानता था, इसको आजीवन जो चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार उसने किया था। भी जैसे 50 साल तक तो उसने एजुकेशन वैसे बताई दी थी, उसके बाद भी जीवन भर राजा जो है कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करता ही रहे अपने राज्य को अच्छा चलाने के लिए। तो प्लेटो जो है शिक्षा को थोड़े समय की नहीं मानता, इसको आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानता था। और जैसे आज भी जो हम ये इस बात को मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और कुछ ना कुछ सीखना क्या है, शिक्षा ही है। तो इसलिए शिक्षा हमेशा जीवन के साथ, जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यही बात प्लेटो ने उस समय बता दी थी। शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मनुष्य के जीवन से लेके मरण तक चलेगी। तो ये थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की मुख्य मुख्य विशेषताएं। कल हम इसकी आलोचना पढ़ेंगे और कल जो है अपना प्लेटो का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।